बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेनेटिक्स में अभी तक हमने सबसे पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम को देखा। क्रोमोसोम के अंदर रैप अप हुआ एक स्ट्रक्चर था डीएनए, जिसे हेलिकल डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कह के हमने डिफ़ाइन किया। फिर इसी के टुकड़े जीन को देखा और फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्फ सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ डीएनए यानी डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ा। अब डीएनए की फॉर्म में इंसान के अंदर विरासत मौजूद होती है। इस विरासत को जब एक इंसान अगली नस्ल में मुंतकिल करता है तो वो किस तरह से उस नस्ल में ख़ास करैक्टर बनवा लेता है, ख़ास तरह से स्ट्रक्चर्स बनवा लेता है, किस तरह से आबाओ अजदाद अपने ऑफस्प्रिंग से मिलते हैं, किस तरह एक नस्ल अपनी ही जो दूसरी नस्ल थी जिससे वो पैदा हुई उससे मुशाहबत रखती है, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। डीएनए की इस एक्सप्रेशन या जीन एक्सप्रेशन को टेक्निकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम नाम देते हैं सेंट्रल डोग्मा का। सेंट्रल डोग्मा है क्या? सेंट्रल डोग्मा के अंदर डीएनए जो है पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन के जरिए कन्वर्ट होता है आरएनए के अंदर। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मैसेज कॉपी होके आरएनए के अंदर आ जाता है। अब जो आरएनए है इसकी ट्रांसलेशन तर्जमा होता है प्रोटीन की फॉर्म में। तो डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना ये कहलाता है सेंट्रल डोग्मा यानी वे ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तमाम जानदार इसी मेथड को यूज करते हैं अपने जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इसी वजह से कहा कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन का बनना यानी दो स्टेप्स, एक ट्रांसक्रिप्शन एक ट्रांसलेशन, ये दो वो स्टेप्स हैं जिनके जरिए जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और यही कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। अब यहां पे एक अहम बात सुनिएगा कि यानी डीएनए ने प्रोटीन बनाई, इनडायरेक्ट वे में बनाई लेकिन डीएनए ने प्रोटीन बनाई। एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं, यानी पता ये चला कि किसी भी जानदार में जीन जब खुद को एक्सप्रेस करता है तो वो प्रोटीन बना के करता है, वो एंजाइम बना के करता है और यही एंजाइम या यही प्रोटीन उसकी जाहिरी शक्लो सूरत बनाने वाले स्ट्रक्चर्स को जन्म देते हैं। अब यहां पे एक बात वाज़े हो गई कि हमारे पास जो जीनोटाइप है, हमारे पास जो जीनोटाइप है यानी डीएनए और एक हमारी जो ये जाहिरी शक्लो सूरत है फिनोटाइप है, इन दोनों के दरमियान में जो चीज मौजूद है वो प्रोटीन है। यानी डीएनए से इनडायरेक्ट वे में प्रोटीन बनेगी और ये प्रोटीन हमारी जाहिरी शक्लो सूरत बना देगी। यानी मेरे वालिद साहब या वालदा के डीएनए से मेरी जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो मिलती जुलती है, इसी वजह से शक्लो सूरत उनसे मुशाहबत रखती है और उस बनने की वजह क्या है? ये जीनोटाइप जो प्रोटीन बनवाती है जिससे ये फिनोटाइप का जन्म हो जाता है। अब एक चीज वाज़े हो गई कि डीएनए से प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, प्रोटीन से डीएनए वापसी में नहीं बनता। इस वजह से डीएनए में कोई चेंज आया तो प्रोटीन या स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, लेकिन अगर प्रोटीन में डैमेज हो तो डीएनए को कोई असर नहीं होगा। सेंट्रल डोग्मा के बाद हमने एक और चीज छोटी सी डिस्कस करनी है कि डीएनए से 3 टाइप आरएनए की बनती हैं। मैसेंजर आरएनए जिसमें मैसेज कॉपी होता है, ट्रांसफर आरएनए जिसने अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करना होता है और राइबोसोमल आरएनए जिसने अमाइनो एसिड्स को आपस में जुड़वाना होता है। इसमें सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रक्चर है वो है ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर, जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस स्ट्रक्चर को आपकी बुक में भी दिया गया है, इसे गौर से देखना है, इसके तमाम एंगल्स को, इसके तमाम स्ट्रक्चर्स को, ताकि इसमें से कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप बखूबी उसे कर सकें। अब सेंट्रल डोग्मा का जो पहला बुनियादी प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, हम उसे डिस्कस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए से मैसेज को कॉपी करके आरएनए बनाना। डीएनए से
कॉपी करके मैसेज क्या बनाना, आरएनए बनाना, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। मुख्तलिफ किताबों में इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है कि कॉपी ऑफ आरएनए तैयार होना डीएनए से। सिंपल याद रखें, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसमें एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की एडिशन भी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान जुबान में समझा सकूं। अल्लाह करे कि ये आपके जहनों में पेवस्त हो जाए। अब ट्रांसक्रिप्शन, जैसा कि मैंने बताया, डीएनए से क्या बनना, आरएनए का बनना। एक अहम एमसीक्यूज कि ये G0, G1 और G2 जो इंटरफेज की स्टेजेस हैं उनके अंदर होता है। ट्रांसक्रिप्शन का अमल G0, G1, G2 फेजेस के अंदर होता है। अब इस प्रोसेस को करवाने के लिए जो मेन एंजाइम यूज होता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। अब इस आरएनए पॉलीमरेज के बारे में याद रखिएगा, यूकैरियोट्स में 3 तरह का होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, और तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए को यही बनवाता है। इस वजह से मैंने एक फार्मूला लिखा, RMT रमट 1, 2, 3, यानी आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है, ये जो हमारे पास 2 टाइप है ये मैसेंजर आरएनए बनाता है, 3 टाइप जो है ये ट्रांसफर आरएनए बनाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये निमोनिक याद रखिएगा। अब इसके बाद प्रोकैरियोट्स में इसकी सिंगल टाइप होती है जो तीनों तरह के आरएनए को बनाती है। इसके बाद हम मूव करेंगे इस ट्रांसक्रिप्शन में यूज होने वाले आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर की तरफ। इसके 5 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा, 2 बीटा और एक इसके अंदर सिग्मा यूज होता है। 2 अल्फा, 2 बीटा और एक सिग्मा। एक बात याद रखिएगा, आपने पढ़ रखा है, आगे मैं समझाऊंगा भी, कि जब ट्रांसक्रिप्शन का अमल स्टार्ट होता है पहले पूरा एंजाइम अटैच होता है आरएनए पॉलीमरेज, बाद अज़ां जब उसकी इलांगेशन होती है तो इसके साथ से सिग्मा फैक्टर जो है वो उतर जाता है और बाकी कोर एंजाइम का वर्ड यूज हुआ है वो रह जाता है। अब यहाँ पे एक बात बस आपने समझ लेनी है, कोर एंजाइम क्या है, कि ये सिग्मा फैक्टर जब उतर जाता है तो 2 बीटा और 2 अल्फा जो सब यूनिट्स बचते हैं इन्हें हम कोर एंजाइम कहते हैं। तो अभी तक हमने ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन, ये कहाँ पे किस स्टेज में होती है, और एंजाइम की जो स्पेसिफिकेशन है उसके स्ट्रक्चर समेत इस चीज़ को हमने देखा। अब अगली बात याद रखिएगा कि डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। उसके डबल स्टैंड्स में से एक स्टैंड के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है। दोनों स्टैंड्स ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। बड़ी आसान सी बात कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए का सिर्फ एक स्टैंड यूज होता है, दूसरा यूज नहीं होता। और जिस स्टैंड की ट्रांसक्रिप्शन होती है उसे एटी वर्ड याद रखना है, एंटीसेंस या टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। और जिस स्टैंड की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती उसे कोडिंग या सेंस स्टैंड कहते हैं। मैंने आपको याद रखवाने के लिए यहां पे एक छोटी सी स्केच टाइप डायग्राम बनाई कि हमारे पास ये जो CS का मतलब कोडिंग या सेंस स्टैंड है और इसके ऑपोजिट AT मतलब एंटी सेंस या टेम्पलेट स्टैंड है। अब इस AT पे ट्रांसक्रिप्शन का अमल होगा, CS पे नहीं होगा। अब इससे अगले स्टेप में चलते हैं। अब जो A और T यानी एंटीसेंस और टेम्पलेट स्टैंड है, इस भी पूरे स्टैंड पे ट्रांसक्रिप्शन का अमल नहीं होता। इसकी एक स्पेसिफिक साइट होती है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है। उस जगह को, उस साइट को हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं। प्रोमोटर रीजन की स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होती हैं। बुक में जिक्र हुआ है TTGACA, एक TT नाम की लड़की है जो GAB और कपड़े CAB याद रखने के लिए TTGACA और TART8, TTGACA और TART8। TTGACA की -35 सीक्वेंस है जबकि TART8 की -10 सीक्वेंस है। अब ये बात हो रही है जो रेडिश में मैंने लिखा है प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि हम जो इधर पढ़ने लगे हैं जो ट्रांसक्रिप्शन का अमल है वो सारे का सारा प्रोकैरियोट्स के अंदर पढ़ेंगे। इस वजह से यूकैरियोटिक चीज़ों का जिक्र इधर कम है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि
कि यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स यानी इन्हीं सीक्वेंसेस का -25 पे है और कार्ट बॉक्स जो है ये -70 पे है। कैट आप पढ़ सकते हैं, बिल्ली वाला। तो यहाँ पे टाटा और कैट बॉक्स आपने याद रखना है, बस नाम याद रखने हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे एक बात और समझा दूं, ये -35, -25, -10 और -75 हैं क्या? बेसिकली डीएनए की सीक्वेंस पे एक इनिशिएशन पॉइंट होता है। ये जो -10 और -35 यानी प्रोमोटर साइट रीजन है, ये बिफोर दिस इनिशिएशन पॉइंट्स हैं, इस वजह से इन्हें माइनस में नाम दिया गया। अब एक और कॉन्सेप्ट यहां पे आता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। डीएनए के फर्ज कर लें 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो याद रखिएगा टुवर्ड्स 5 एंड जो है इसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम और टुवर्ड्स 3 एंड हम क्या बोलते हैं, इसे नाम देते हैं डाउनस्ट्रीम का। आप इस चीज में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में मत जाएं, बिल्कुल सिंपल रखें कि स्पेसिफिक साइट डीएनए के स्टैंड के ऊपर जहां पे ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है इसे हम नाम देते हैं प्रोमोटर रीजन। ये टीटी, जीएससीए और टार्ट 8 है। क्योंकि आपको डाउन अपस्ट्रीम पे एमसीक्यूज नहीं आते, आपको इस चीज पे आते हैं। जितना सिंपल रखेंगे उतना आसान रहेगा। अभी तक हमने ट्रांसक्रिप्शन में उसके एंजाइम के बारे में देखा, वो अमल क्या है ये देखा, और डीएनए के किस स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन का अमल होना है इस चीज को देखा। अब इससे आगे एक छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करनी है कि ट्रांसक्रिप्शन का अमल जब शुरू होता है तो किस तरह से शुरू होता है। जब उसमें आरएनए की सिंथेसिस होती है तो किस तरह से सिंथेसिस होती है, और जब आरएनए की सिंथेसिस मुकम्मल होकर वो जुदा होता है तो किस तरह से वो जुदा होकर रिलीज हो जाता है। मैंने 3 स्टेप्स में बात कर दी। शुरुआत कैसे हुई, पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए कैसे हुई, और आखिरी की उसका इख्तिताम कैसे हुआ। इन तीनों स्टेजेस के लिए वर्ड यूज किया, इनिशिएशन शुरुआत, एलोंगेशन उसकी जब लेंथ बढ़ती है आरएनए की, और टर्मिनेशन जब इसका इख्तिताम होता है। अब इनिशिएशन से बात करते हैं। ये मैंने ब्लू में डीएनए के स्टैंड्स शो किए हैं, ब्लैक में आपके पास आरपी का मतलब क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। इनिशिएशन तब होती है, ये रेड में सिग्मा फैक्टर है, जब सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को करेक्ट प्रोमोटर साइट पे लाके खड़ा कर देता है, लाके उधर बिठा देता है, लाके उसे उधर जोड़ देता है। इस चीज को हम इनिशिएशन कहते हैं। और यहां पे ये जो डीएनए के स्टैंड फूल जाते हैं, इस फूले हुए हिस्से को ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। अब दूसरी स्टेज में एलोंगेशन आ जाती है। आरएनए पॉलीमरेज 5 to 3 डायरेक्शन में, याद रखिएगा 5 to 3 डायरेक्शन में ये अमल करता है ट्रांसक्रिप्शन का। उसके अंदर आरएनए जो है वो बनी जा रहा है और नीचे प्रोट्रूड लटकी जा रहा है। अब इस अमल को बोलते हैं एलोंगेशन। और आप इधर एक बात पे गौर करें, मैंने निशानदही की कि जब ये एलोंगेशन का अमल हो रहा है तो सिग्मा फैक्टर 7 से हट गया है, सिर्फ कोर एंजाइम जो मैंने समझाया वो रह गया, जो पूरे के पूरे प्रोसेस को कर रहा है। और इसके बाद आखिर में देखें कि जब इस चीज को हमने स्टॉप करना है, स्टॉप करने के लिए अभी मैं आगे बताऊंगा अभी क्या होता है, इधर भी सुन लें कि यहां पे स्टॉप करने के लिए सबसे पहले जीसी सिग्नल आते हैं, फिर एटी सिग्नल आते हैं, और फिर एक सीरीज आती है यू न्यूक्लियोटाइड्स की, और यहां पे आके हेलिकेज एंजाइम आके इस बने हुए आरएनए को तोड़ता है और रिलीज कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनेशन। फिर से सुने, यहां पे सबसे पहले रोकने के लिए जीसी सिग्नल आते हैं, फिर एटी सिग्नल आते हैं, फिर सीरीज ऑफ यू न्यूक्लियोटाइड आता है, फिर हेलिकेज एंजाइम आके इसे तोड़ता है और रिलीज कर देता है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन। अब इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बैठ गया, अभी हम एक एनिमेशन देखेंगे। उस एनिमेशन के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रोसेस होता कैसे है, और फिर एंड पे हम इसे सम अप कर देंगे। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोटाइड्स यानी डीएनए की जो सीक्वेंस है इसे ओपेरॉन कहते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। ये आपके पास डीएनए की एक सीक्वेंस है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होनी है। इस सीक्वेंस को हम नाम देते हैं एंटीसेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस एंटीसेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आपको ये प्रोमोटर सीक्वेंस
और एक टर्मिनेटर साइट नज़र आ रही है। अब यहाँ पे ये जो प्रोमोटर सीक्वेंस है जिसे मैंने अभी तफसील से आपको बताया, इसमें -35 से -10 जो सीक्वेंस है TT GA CA और टाट 8 यहाँ पे आके अटैच होना है आरएनए पॉलीमरेज ने। आप देख सकते हैं सिग्मा फैक्टर आके अटैच हुआ इससे और ये होलो एंजाइम बन गया और इसने आके अटैचमेंट कर ली उस प्रोमोटर साइट पे। याद रखिएगा आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम और ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स ने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कैरी करना है इन 5 to 3 डायरेक्शन। सबसे पहले अभी ये अनवाइंड करेगा, इधर कोई और एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, ये आरएनए पॉलीमरेज ही अनवाइंडिंग करता है। और आप देख सकते हैं राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स जिन्होंने आरएनए सीक्वेंस बनानी है ये यहाँ पे आ गए। अब इस ओपन कॉम्प्लेक्स में ये न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच होना शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इनकी अटैचमेंट हो रही है। जब इनकी अटैचमेंट शुरू हुई सिग्मा फैक्टर आपके सामने रिलीज हो गया, रह गया सिर्फ कोर एंजाइम। अब इस प्रोसेस को एलोंगेट किया जाएगा, यहाँ तक इनिशिएशन थी। अब इससे आगे एलोंगेशन शुरू होगी। आप देख सकते हैं अब एलोंगेशन में कि आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स करवाना शुरू किया। एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हो रही है और न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस आरएनए की कॉपी हो रही है। और बाद अज़ां डीएनए का वो हिस्सा जो कॉपी बना चुका होता है वो रीवाइंड होके अपनी एक्चुअल चीज़ में वापस चला जाता है, अपने एक्चुअल स्ट्रक्चर में वापस चला जाता है। अब ये डायरेक्शन आप ट्रांसक्रिप्शन की देख सकते हैं, ये हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होगी। इस तरह से ये मामला बढ़ता जाएगा। अच्छा, वो जगह जहाँ पे डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं उसे आरएनए डीएनए हाइब्रिड रीजन कहा जाता है। यहाँ पे आपको सारी लेबलिंग दिखा दी गई है, कहाँ पे अनवाइंडिंग, कहाँ पे रीवाइंडिंग, कहाँ पे ओपन कॉम्प्लेक्स, आरएनए पॉलीमरेज वगैरह हर चीज़। अब यहाँ पे ये टर्मिनेशन का प्रोसेस शो हो रहा है जहाँ पे आपके सामने आरएनए की एक सीक्वेंस बन चुकी है। अब ये आरएचओ प्रोटीन इकाई बेसिकली ये हेलिकेज एंजाइम होता है, ये आके इस आरएनए की सीक्वेंस पे अटैच होके आगे बढ़ता है। अब इसका काम क्या है, बेसिकली टर्मिनेटर साइट के आने तक यहाँ पे एक स्टेम लूप बनती है जिसे जीसी हेयर पिन कहते हैं। यहाँ पे इस एंजाइम ने इस जगह से मूव होते हुए टर्मिनेशन रीजन तक पहुँचना है और जहाँ पे आके डिसलोकेट कर देना है इस आरएनए को डीएनए से, और ये आरएनए हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के अमल के ज़रिए बन के रिलीज़ हो। इस ट्रांसक्रिप्शन की एनिमेशन में आपने पूरे प्रोसेस को देखा। उम्मीद है आपको इसमें कुछ ना कुछ पोर्शन समझ आया होगा। अब हम आपके सामने एक डायग्राम शो करेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन की आपकी बुक में बनी हुई है, मैं उसे भी एलेबोरेट कर दूंगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पिंक मेश हो रहा है ये आरएनए पॉलीमरेज है। ये जहाँ पे आके अटैच हुआ वहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड्स खुल गए और इस खुले हुए रीजन को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल का। अब इस ट्रांसक्रिप्शन बबल में आप देख सकते हैं आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं। एक पोर्शन में अनवाइंडिंग हो रही है और एक पोर्शन में रीवाइंडिंग हो रही है। मैं फिर से बोलूँगा, यहाँ पे अनवाइंडिंग के लिए कोई अलहदा से एंजाइम यूज़ नहीं होता, ये आरएनए पॉलीमरेज ही इस अमल को करवाता है। अब यहाँ पे एक अहम नुक्ता क्या है कि आरएनए बन के नीचे की तरफ प्रोट्रूड हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली या उसने टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड को शो किया है। ये सारी बातें हम तफसील से पढ़ चुके हुए हैं। अब इस डायग्राम के बाद मैं थोड़ा सा सम अप करूं इस पूरे पोर्शन को जो हमने पढ़ा। इसमें हमने क्या देखा कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा अमल है जिसमें डीएनए से आरएनए की कॉपी तैयार होती है। अब फिर हमने जब बात की कि ये कहाँ पे होता है, डेफिनेटली ये वहाँ पे होगा जहाँ पे डीएनए पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर इंटरफेज के दौरान। इंटरफेज में G0, G1, G2 फेजेस जो हैं वो इस अमल को करवाती हैं। अब उसके बाद हमने ये देखा आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स क्या हैं, यूकैरियोट्स में किस तरह से वो डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए बनाती हैं, और फिर हमने इसको प्रोकैरियोट्स में देखा, फिर इसके सब यूनिट्स को हमने देखा, और उसके बाद हम
ट्रांसक्रिप्शन के अगले अमल यानी डीएनए के किन किन स्ट्रैंड्स पे होता है इस बात को देखा। फिर हमने इसका सारा डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और फिर प्रोमोटर साइट्स जो हैं उनको देखा। फिर इन तमाम चीज़ों के बाद हमने इसके तीनों स्टेप्स को देखा, एनिमेशन में इसको समझा, डायग्राम में जो बुक में दी हुई है उसे भी देखा। अब इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन के बाद हमारे पास एक मुकम्मल आरएनए बन चुका है। प्रोकैरियोट्स में क्योंकि इतना ज़्यादा फासला नहीं होता और इतने ज़्यादा एंजाइम्स नहीं मौजूद जिनसे इस बनने वाले आरएनए को ख़तरा हो, इस वजह से डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में उसे रिलीज़ कर दिया जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा मुमकिन नहीं। यूकैरियोट्स में यहाँ पे इस आरएनए को ख़तरात होते हैं, कुछ न्यूक्लियेजेज एंजाइम से और कुछ फॉस्फेटेजेज एंजाइम से। वो इसको किल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इस वजह से कुदरत इसकी हिफाजत के लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करती है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के अंदर दो स्टेप्स हैं, एक कैप और टेल की एडिशन और दूसरा आरएनए स्प्लाइसिंग। हमारी पीटीबी की बुक में आरएनए स्प्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसान इंशाल्लाह ताला अभी आपको समझ आ जाएगी। कैप एंड टेल की जो एडिशन है हम सबसे पहले इसे देखेंगे। अब यहाँ पे एक शुरू से मैं बात समझाऊंगा कि जब टर्मिनेशन हुई थी, यू 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 वाले सिग्नल आए थे, तो यहाँ पे एक जीसी हेयर पिन बन गई, जो मैंने आपको बताया। जीसी हेयर पिन वाला ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो गया, रिलीज हो गया। इसके 3 एंड पे पोली ए टेल स्ट्रक्चर लगता है और 7 मिथाइल जीटीपी की बनी हुई कैप जो है वो 5 एंड के साथ अटैच होती है। इसका 5 एंड इस आरएनए के 5 एंड के साथ लग जाता है, इसी वजह से कहते हैं 5 to 5 एंड अटैचमेंट हुई है। मैं फिर से बोल देता हूं कि हमारे पास जब ये आरएनए रिलीज होके आया, 3 एंड पे पोली ए टेल लगी और 5 एंड पे 7 मिथाइल जीटीपी की बनी हुई कैप लग गई। अब ये न्यूक्लियेजेस और फॉस्फेटेजेस से बच गए। अब इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन होती है, वो क्या है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक चीज़ बताई थी, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। एक्सॉन्स जो हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन कोडिंग ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि इंट्रॉन नॉन फंक्शनल या नॉन प्रोटीन कोडिंग रीजन होते हैं। जब आरएनए बनता है तो इसमें इंट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, एक्सॉन्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक्सॉन्स चाहिए, इंट्रॉन को निकाल देना है, क्योंकि मैच्योर मैसेंजर आरएनए तभी बनेगा जब सिर्फ एक्सॉन रह जाएंगे, इंट्रॉन का खात्मा हो चुका होगा। तो अब आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है कि ये आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है विद एक्सॉन एंड इंट्रॉन, जो बनने के बाद एज सच फॉर्म में हमें नजर आ रहा है। अब यहां पे क्या होगा कि इसके अंदर आरएनए स्प्लाइसिंग के अमल के जरिए मैच्योर मैसेंजर आरएनए विद एक्सॉन्स रह जाएगा, इंट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे और इस तरह हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी मैसेंजर आरएनए की, जिसमें डीएनए ने अपने सारे कोड कॉपी कर दिए हैं कि तुमने जाके प्रोटीन बनवानी है। अब इसके बाद जो प्रोटीन बनने का अमल ट्रांसलेशन है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह निगहबान।